शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम विकृत लोकतंत्र विषय पर चर्चा करेंगे। हम वर्तमान में राजनीतिक खंड पर बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत विकृत लोकतंत्र पर हमने चर्चा शुरू की है। यह चर्चा कुछ दिनों से जारी है। आज हम इसके अंतर्गत 3011 से लेकर 3015 तक इन पर बात करेंगे। इसमें बोला गया है कि आज के भारत में लोकतांत्रिक स्वरूप विकसित हो चुका है और यह जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। इन्हीं भावनाओं को इन कोटेशंस में व्यक्त किया गया है। 3011 कोटेशन कहता है कि पिछले 30-40 वर्षों से दल की अपेक्षा व्यक्ति का महत्व चुनावों में बढ़ गया है। अब लोकतंत्र में दल केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राजनीति में व्यक्ति की प्रधानता हो रही है या हो गई है। यहाँ पे हीरो वर्शिप का दौर चल पड़ा है। अगर हम इस कोटेशन को डिकोड करें तो हम पाते हैं कि ऐसा सही है। व्यक्ति का महत्व हमारी राजनीति में बढ़ गया है। मेरा तो कहना है कि 30-40 वर्ष नहीं बल्कि 1947 से ही ऐसा है। नेहरू गांधी परिवार ने इस देश पर 60 साल शासन किया। यह व्यक्ति पूजा कहीं उदाहरण है। यह दिखाता है कि भारतीय राजनीति में व्यक्ति की प्रधानता रही है। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी का शासन इसी बात को दिखाता है। एक समय था जब कहा जाता था कि देश सबसे ऊपर है। फिर बात की गई कि आइडियोलॉजी सबसे ऊपर है। फिर बात हुई कि दल सबसे ऊपर है। आज सारी बातें गौण हो चुकी है। आज के समय में व्यक्ति सबसे ऊपर है। यह हर राजनीतिक दल का हाल है। ऐसा नहीं कि ये केवल किसी एक पार्टी का हाल है। यह हर राजनीतिक दल का हाल है और इससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है। अब आगे बात करते हैं। इसमें यह बात कही गई है कि यह सिद्धांत है कि लुटेरे लूट की कार्यवाही के समय एक रहते हैं, लेकिन जब लूट के माल का बंटवारा होता है तो आपस में झगड़ पड़ते हैं। यही स्थिति वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र में है। इसे हम अगर समझना चाहें तो हम पाते हैं कि लोकतंत्र में लूट की प्रवृत्ति हमेशा से रही है। लोकतंत्र
शासन व्यवस्था को अच्छा माना गया है, आमतौर पर इससे अच्छा कहा जाता है। परंतु एक बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि इसमें लूट की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, यह अधिक रहती है। ऐसे बाकी शासन व्यवस्था में भी रहती है, लेकिन इसमें अधिक रहती है। इसका कारण यह है कि यह जनमत पर चलता है। जनमत किसी के भी साथ हो सकता है, अच्छे व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, खराब के साथ भी हो सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा साबित कर देगा जनता के सामने, जनमत उसके पक्ष में हो जाएगा। और ऐसे भी देखा जाए तो वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हम भारतीय राजनीति को छोड़ भी दें तो हम पाते हैं कि हमारी पूरी व्यवस्था में यही चल रहा है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का बहुत दबदबा है, लोगों के बीच में बहुत चाहत रहती है। क्यों रहती है? उसके पीछे का कारण है इसी लूट में हिस्सेदार बनना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी सरकारी नौकरी है, हम उसी के माध्यम से इस लूट में हिस्सेदार हो सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सरकारी नौकरी के प्रति इतना आकर्षण है। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब लूट के माल का बंटवारा होता है लुटेरों के बीच, वे आपस में झगड़ पड़ते हैं। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र में है। जब सरकार बनती है, गठबंधन या अगर किसी एक ही सरकार बनती है, आपने देखा होगा कि आपस में झगड़े होते हैं विभाग को लेकर। हर कोई चाहता है कि हमें ऐसी जगह भेजा जाए जो जगह पढ़ाईदार हो। हर कोई चाहता है कि हमको रेलवे मिनिस्ट्री मिले, या इसी तरह और भी मंत्रालय मिले। इसका कारण एक ही है कि लूट का माल हमें मिले, हमें अधिक से अधिक लूट खसोट का अवसर मिले। इसीलिए सरकार में भी कभी कभी फूट पैदा हो जाती है। गठबंधन सरकार में तो यह आम बात है। अब आगे बढ़ते हैं। 3013 इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं: विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। यहाँ पे पूरे विश्व में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ी और तानाशाही का विकल्प इसे मान लिया गया। लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, उनके अधिकार और शक्ति तो बढ़े, लेकिन उसी अनुपात में इनमें विकृतियां भी आई। आज यह बहस का विषय है, विवाद का विषय है कि लोकतंत्र अभिशाप है कि वरदान। स्थिति यहां तक आ चुकी है। जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो इसके 3 स्तंभ की शक्तियां बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इन शक्तियों का दुरुपयोग भी हुआ। लोकतंत्र की वकालत इसी बात पर की जाती है, यह राजशाही या तानाशाही से बेहतर है। इसी को आधार मानकर सरकार के तीनों अंगों को शक्तियां दी जाती हैं। लेकिन इन शक्तियों के आने से इन लोगों में भ्रष्टाचार
ऐसी सी समस्या बढ़ी, उत्तरदायित्वहीनता बढ़ी, और इन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी बखूबी किया। आज यह बहस का विषय है। अगर किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वह इस पे बोलता है कि क्या लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। इस पे अब बात होने लगी है। अभी हाल ही की बात है, यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें बहुत ही तार्किक तरीके से और तथ्यात्मक तरीके से इस बात को साबित किया गया कि हिंदू राज व्यवस्था, हिंदू राजशाही आज के लोकतंत्र से श्रेष्ठ थी। उसमें कई राजाओं का उदाहरण दिया गया और इस बात को साबित किया गया कि जो जो हिंदू राजशाही है, जो अधिक परंपरा से जो राजतंत्र भारत में लागू था, वह आज के आयातित लोकतंत्र से लाख गुना बेहतर था। अब अगला कोटेशन है कि विकसित लोकतंत्र में लोकहित को छोड़कर लोकप्रिय कदम उठाने की स्पर्धा होने लगी है। देखिए, यह समस्या लोकतंत्र की है। लोकतंत्र में जनमत का शासन होता है, यह कहा जाता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो जनमत का शासन नहीं, बल्कि बहुमत का शासन होता है। बहुमत जिसके पक्ष में रहेगा उसी की बात होगी, चाहे उसका कहना या उसकी मांग कितनी भी गलत हो, उसकी बात चलती है। और यह भारत में भी है। देखिए, आज के समय में जब चुनाव आते हैं तो रेवड़ियां बांटी जाती हैं। अभी बिहार का चुनाव है, आरजेडी ने घोषणा की कि हम हर परिवार हम हर परिवार एक मेंबर को सरकारी नौकरी देंगे। ये कभी संभव ही नहीं है कि हर परिवार के किसी एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन फिर भी इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं। कई तरह की योजनाएं चल रही हैं जो समाज कल्याण के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति की बर्बादी हो रही है। बहुत सी गैर पूरी बातें हैं जो कानून के माध्यम से लागू किया जा रहा है। तो ये बात सही है कि विकसित लोकतंत्र में लोकहित का कार्य नहीं होता, यहाँ पे लोकप्रिय कार्य होते हैं। भले उस लोकप्रिय कार्य से देश या समाज से कितना भी नुकसान हो। अंतिम कोटेशन जिस पे हमें बात करनी है कि लोकतांत्रिक भारत में सेंट्रल में सारी सत्ता एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही और इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रही। और इसी खानदानी नेतृत्व ने 60 साल तक शासन किया और यह प्रवृत्ति आज भी है। देखिए, एक बात जान लीजिए, नेहरू गांधी परिवार के बारे में कहा गया है, स्पष्ट है कोटेशन से, नेहरू गांधी परिवार मोतीलाल नेहरू के समय से ही देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रयासरत था। आपको पता होगा कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाप ने महात्मा गांधी के पास नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए पत्र लिखा था। वो भी एक बार नहीं, कई बार।
जब नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया, जबकि उस वक्त इंदिरा गांधी से अधिक ताकतवर और योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उसको बनाया गया। जब नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो यह बात कहा जाता है कि इंदिरा गांधी बोलती थी कि मेरे बाप का नौकर प्रधानमंत्री बन गया है। इस तरह की बातें भी आती हैं। एनी हाउ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी जो विदेश में थे, उनको बुलाकर पीएम बना दिया गया। उसके बाद सिंह राव सरकार बने। उसके बाद सोनिया गांधी को, जो सीताराम केसरी थे, उनको बेइज्जत करके बाहर निकाला, इनको अध्यक्ष बनाया गया, सोनिया गांधी को। यह तो चलता ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो यह बात ध्यान देने वाली है। और उनके जो साथी थे, उन लोगों ने उनका साथ किया, या उनकी मजबूरी थी। तो ये थी आज का विषय परिचय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी अपनी बात रखें। बबलू जी, बहादुर जी, आदरणीय मोहन जी, पवंजा जी, कोई भी साथी शुरू करें। ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ रखेंगे तो रखिए। हेलो। जी आदरणीय, बताइए। सभी साथियों का आज की चर्चा में स्वागत है, अभिवादन है। आज की चर्चा का विषय जो रखा गया है कि लोकतंत्र तो है, लेकिन इसमें व्यक्तिवाद जो है और व्यक्ति का प्रभाव जो है, ये वैसे तो
शुरू से ही एक परिवार का इस पर वर्चस्व रहा, लेकिन इधर जो 1990 से जो हम देखते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र या उसकी व्यक्तित्व या उसकी आदर्श पर जो है, वो कोई न कोई दल लोकतंत्र में अपना वर्चस्व बनाकर और सत्ता में कामयाब हो रहा है। तो वैसे जब हम जो हमारी लोकतंत्र जो है वो आया है, ये पाश्चात्य देशों से आया है, और पाश्चात्य देशों में जो लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया जो शासन है वो लोकतंत्र है। तो भाई जनता तो बना दे रहा है शासन को, या तो लोकतंत्र में डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन होना चाहिए, और नहीं तो प्रतिनिधि के माध्यम से जनता की आवाज जो है वो संसद में है या लोकतंत्र में उठनी चाहिए। अब लोकतंत्र की जो व्यवस्था में 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो कि जनता जो है एक व्यवस्था बनाकर, तंत्र बनाकर और एक व्यवस्थित शासन देने का उनको अधिकार देती है। तो फिर जनता को उनका अधिकार जो है तंत्र के माध्यम से मिलना चाहिए, लेकिन जनता तो शासन तंत्र को शासक के रूप में बना देती है, लेकिन जनता का अधिकार कहाँ मिल रहा है? जनता को यह कहाँ अधिकार मिल रहा है कि अगर जनता के अनुसार या जनहित की विचारधारा के अनुसार अगर शासन नहीं चल रहा है तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी तो जनता को मिलना चाहिए ना भाई, अधिकार। लेकिन ये अधिकार जो है वो नहीं मिला। और जब जनता के द्वारा जो है शासन को जनता चुन करके और किसी प्रतिनिधि को संसद में या विधानसभा में भेज रही है अपना अधिकार देकर कि आप हमारी अधिकार की सुरक्षा करें, हमारी न्याय की व्यवस्था करें, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करें, लेकिन वो किस कानून के माध्यम से और किस शक्ति के माध्यम से, किस पावर के माध्यम से जनता के अधिकार को वो दल का अधिकार बना देते हैं, दल बदल कानून बनाकर। ये कैसे बना सकते हैं बिना जनता के इच्छा के? ये संविधान सम्मत तो नहीं है, लोकतंत्र सम्मत नहीं है। जनता ने आपको अधिकार दिया है,
जाकर के आप हमारी आवाज संसद में उठाइए। हमारे पास शिक्षा है, रोड है, नली है, गली है, खेती है, किसानी है, अस्पताल है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, उसकी आवाज को आप उठाइए। तो आप जनता के अधिकार को कैसे सीज कर लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। कानून में या संविधान में ये अधिकार आपको कैसे मिला भाई? ये तो जनता जब रहती कि हाँ भाई ठीक है, दल को हम अपना अधिकार दे देते, वो तो अधिकार जो है एक संसद या विधायक को दे रहा है कि जाकर के हमारा आवाज उठाइए। लेकिन जो केंद्रित शासन है और व्यक्तिगत शासन की व्यवस्था बनाने के लिए, व्यक्तिगत प्रभाव को कायम रखने के लिए और गलत प्रकार का संविधान में संशोधन किया गया, उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 1990 के बाद जो है वो समाज में और लोकतंत्र में कई जैसे हैं व्यक्ति आए जो कि अपना व्यक्तिगत प्रभाव और व्यक्तिगत वर्चस्व को बनाया। अब इसमें हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे श्रद्धेय, लालू यादव भी जो हैं 1990 के काल में जब कांग्रेस के शासन सत्ता में उच्च वर्गों का जब वर्चस्व काफी बढ़ गया, उनका आताताई और अत्याचार बढ़ा, उसी का दुष्परिणाम था कि बिहार में जैसे है लालू यादव या मुलायम सिंह यादव यूपी में आए, और जब ये आए तो इनकी भी जो है सो आताताई और अत्याचार बढ़ गया, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी जी पर जो है विश्वास जो है, व्यक्तिगत विश्वास बढ़ा और गठबंधन की सरकार बनी कि वाजपेयी जी पर सभी जो गठबंधन में शामिल थे 24 पार्टी का गठबंधन था शायद, तो ये व्यक्तिगत वर्चस्व बढ़ा जो कि शासन सत्ता में वहां से भारतीय जनता पार्टी का घुसपैठ हुआ। फिर भी जैसे है आज ममता बनर्जी हैं, मायावती हैं, या आप अभी जो है नीतीश कुमार जी का है, तो जब नीतीश कुमार जी में भले उलट पलट कूटनीति या राजनीति हो, लेकिन उनमें ईमानदारी, ऑनेस्टी है, भ्रष्टाचार का अभी तक उनमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है। तो उनका ये व्यक्तिगत जो है अपना प्रभाव से जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अभी जो है अब श्रद्धेय आदरणीय मोदी जी जो हैं 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अब जो है 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी अपना व्यक्तिगत प्रभाव जो है, योगी जी जो हैं, अब इनका व्यक्तिगत प्रभाव क्या है कि बाल है न बच्चा है, जोड़ू है न जत्ता है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, जनहित में निर्णय करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सब जनता के लिए करना है। मार दोगे तो गम नहीं है, निर्भय होकर के शासन कर रहे हैं। कोई जो है गुंडा बदमाश
पूंजीपति हो या अन्य राजनीतिक दल है, ये उनको भय नहीं दिखा सकते हैं कि आपके बच्चे को उठा लेंगे तो आपके पत्नी को इसे करेंगे तो आपको वो कर देंगे। इससे वो अलग है, जिससे कि उनकी पार्टी के या कोई भी जो है उनको किसी प्रकार का दबाव में नहीं रख सकते हैं। और वो जहां तक है राष्ट्र के लिए और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। अब जो है इनका व्यक्तिगत प्रभाव अगर है तो क्यों है, तो इनका स्वभाव है, इनका गुण है, इनमें जी क्षमता है, ये जो जनहित में लोकहित में है वैसा है। इसलिए जनता का जो है विश्वास एक व्यक्ति पर जो है सो पूरा हो जा रहा है, जिससे कि लंबे समय तक अपनी व्यक्तिगत विश्वसनीयता के चलते वो सत्ता में पूरे पार्टी के लिए एक रोल मॉडल बन करके और सत्ता में जनहित का काम कर रहे हैं। अभी एक बात है कि आज की जो सत्ता का जो खेल है, कूटनीति का जो खेल है, तो ये बात तो है कि भाई जनता को अगर जो भी पार्टी जो है वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से अगर उसको कुछ फायदा पहुंचा रहा है तो उसको लोकप्रियता हासिल हो रही, चाहे वह राष्ट्र हित में है कि नहीं है ये चिंतन का विषय है। लेकिन आज जो है फ्री गिफ्ट जो है वो कोई ना कोई हर एक पार्टी जो है वो दे रहा है जनता को, चाहे वह मातृशक्ति वर्ग को हो या युवा वर्ग को हो या किसान वर्ग को हो या बैकवर्ड को हो या हरिजन आदिवासी को हो, और कुछ जो है फॉरवर्ड को भी मिल रहा है। तो हर एक जगह जो है वो हमारी पार्टी की लोकप्रियता कैसे बनी रहे और हमारा वोट का परसेंटेज कैसे बढ़ा रहे, इसके आधार पर जो है आज समाज में काम हो रहा है, जो कहीं जनता के हित में तो है लेकिन बहुत ज्यादा सुविधा मिलने के चलते कोई भी जो है शारीरिक मेहनत करने से या वो शारीरिक काम करने से मुकर रहा है और आलसी और आराम प्रद हो जा रहा है, जिससे कि काम करने की क्षमता घट सकती है। और कई जो है जो हमारे देश की क्षमता को बढ़ाता है कार्य, उसमें कमी आ सकती है, ये एक माइनस पॉइंट आ सकता है। ये सब बात है और चर्चा को हमारे साथी आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने बात को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद मोहन जी। बाकी के साथी बताएं। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। बताइए आदरणीय। देखिए, जनता, भारतीय जनमानस वह एक व्यक्ति से उम्मीद करना चाहती है और एक व्यक्ति को वोट करना चाह रही है। लोकतंत्र की जो स्थिति है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के प्रबुद्ध लोगों ने जो बनाया हुआ है, इन्होंने साम्यवाद और लोकतंत्र को दोनों को मिक्स किया हुआ। इनकी मंशा थी, ये जानते थे कि जनता का शासन मतलब अराजकता, अव्यवस्था। पर जनता की पूछ तो होनी चाहिए।
सत्ता में। इसलिए इन्होंने शासन करने वालों को ऊपर यह जिम्मेदारी रखी, यह अनिवार्यता बनाई कि आपको जनता के पास जाने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो उन्होंने संसद चुने जाने के लिए जनता के ऊपर निर्भरता ने जनता को मजबूत किया। वोट का जो संवैधानिक अधिकार हमें मिला वह हमें मजबूत करता है। लेकिन संसद की शक्ति सर्वोच्च हो जाती है तो राष्ट्र मजबूत हो जाता है और अराजकता और अव्यवस्था पे नियंत्रण हो जाता है। तो हमें राष्ट्र को भी मजबूत करना था और जनता को भी मजबूत करना था। और ये जो निर्भरता है एक दूसरे पर, यह निर्भरता किसी की नीयत से नहीं आएगी। यह निर्भरता इसलिए है कि एक दूसरे से जरूरत पे आती है। संसद बनने के लिए आपको जनता के पास जाना पड़ेगा, तो जनता के कल्याण के लिए आपको सोचना पड़ेगा। संसद चुने जाने के बाद जनता का कोई अधिकार संसद पे नहीं रहेगा, जिससे संसद सर्वोच्च हो जाएगी और वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी गति को लगाएगी। यह निर्भरता ही हमें जो है लोकतंत्र और साम्यवाद की मिलीजुली शक्ति प्रदान करती, और इसी नीति पे हमारा देश विकास कर रहा है। और यह जो है व्यक्तिवाद पर होता हुआ चला जा रहा है, जिससे कि एक व्यक्ति जो अपनी अस्पष्ट नीति और अपनी विचारों को समाज में रखता है, उस पे भी समाज उस व्यक्ति की नीति पे यदि सहमत होते हैं तो उसे सपोर्ट करते हैं और उसे अधिकार देते हैं। इससे जन कल्याण भी हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। यही हमारा लोकतंत्र है और यह जानना हम लोग जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम लोगों के लिए आवश्यक। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी बताइए नरेंद्र जी। हाँ वैसे नमस्कार सभी को। एक मिनट। ये जो चर्चा है इसमें एक अच्छा पॉइंट था, जो लोकतंत्र के तीन स्तंभ, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, और चौथा स्तंभ एक मीडिया भी है। अब मैं इस पे थोड़ा सा बात करना चाहता था। जैसे संसद, विधायिका हो गया, संसद एक के संसद और विधानसभा, संसद केंद्र हो गया और विधानसभा राज्य। इनका कार्य है कानून बनाना, नीतियां तय करना और सरकार की जवाबदेही तय करना। ठीक। दूसरा थोड़ा सा मैं इसका मतलब डिटेल बताना चाह रहा था। और न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालत, इनका काम है कानून का पालन करवाना, न्याय देना और संविधान की रक्षा करना। अब आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में जैसे प्रधानमंत्री, अफसरशाही, प्रशासन, ये सब लोग आते हैं। इनका काम है कानून को लागू करना, शासन चलाना और जनता की सेवा करना। ठीक है। अब आते हैं, क्या आज के में ये जो स्तंभ है सही काम कर रहे हैं? विधायिका जैसे है, संसद और विधानसभा है। सकारात्मक हम सोचते हैं पहले, नीतियां, योजनाएं और कानून तेजी से बनाए जा रहे हैं। संसद की कार्रवाई अब तकनीकी रूप से पारदर्शी या लाइव टेलीकास्ट हो रहा। ठीक है। लेकिन चिंता का विषय, चिंताजनक पक्ष जो है वो ये है कि विपक्ष की आवाज को कई बार दबाई जाती है। बिलों पर बहस का समय जो है वो घट गया है, या बहुत से कानून बिना पूरी चर्चा के पास हो जाते हैं। मतलब क्या है कि जवाबदेही और संतुलन कमजोर हुआ है। ये एक चिंता का विषय है जो विधायिका के क्षेत्र में। अब न्यायपालिका में आ जाते हैं। न्यायपालिका की जो अदालतें हैं, सकारात्मक हम सोचेंगे पहले। न्यायपालिका ने कई बार सरकार के फैसले को चुनौती देकर संविधान की रक्षा की। जनहित याचिकाएं, पीएलआई को जनता को न्याय तक पहुंच आसान हुई है। ये उसका सकारात्मक पक्ष है।
और चिंताजनक पक्ष यह है कि मामलों की सुनवाई में बहुत देरी होती है, करोड़ों केस लंबित हैं। कभी कभी न्यायपालिका सरकार के दबाव या झुकाव के आरोप भी लगते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्रता तो बनी हुई है, लेकिन दबाव और देरी दोनों समस्याएं हैं न्यायपालिका में। अब आते हैं कार्यपालिका पे। इसका कार्यपालिका सरकार या प्रशासन की बात कर रहे हैं। सकारात्मक पक्ष यह कि सरकार विकास योजनाओं और डिजिटल गवर्नेंस में सक्रिय है। कई योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच रही हैं, जैसे डीबीटी, आधार आदि, है ना। चिंताजनक पक्ष क्या है कि नौकरशाही पर राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है। नौकरशाही पे राजनीतिक प्रभाव बड़ा है। निर्णय कई बार जनता से अधिक राजनीतिक हितों के अनुसार होते हैं। मतलब क्या है, काम तो हो रहा है पर निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। अब आते हैं मीडिया, जो चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है ना, इसका सकारात्मक हम पहले पहलू पे बात करेंगे। डिजिटल मीडिया ने लोगों को बोलने का मंच तो दिया और जनता मुद्दों को सोशल मीडिया में उठा भी रही है। लेकिन चिंताजनक पक्ष क्या है चौथे स्तंभ का, कि टीआरपी और राजनीतिक दबाव के कारण पक्षपात बढ़ा है, सच्ची पत्रकारिता घट रही है और प्रचार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? निष्कर्ष यह है कि भारत में लोकतंत्र तो बचा हुआ है, लेकिन तीनों स्तंभों का संतुलन कमजोर हुआ है। विधायिका में बहस कम हो रही है, न्यायपालिका में देरी बढ़ रही है, कार्यपालिका में जवाबदेही घट रही है और मीडिया में निष्पक्षता खोई है। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि जब जनता जागरूक होती है तो लोकतंत्र अपने आप सुधरता है। ये मेरा मानना है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। जैसे आपने ये लास्ट पॉइंट था मेरा, कि जो मेन अपने डिबेट का था कि भाई पार्टियों में जैसे एक नेता की पार्टी में क्या है, जब एक नेता की पार्टी देश के लिए हानिकारक बनती है, हानिकारक है या नहीं है, ये एक प्रश्न है। जब एक नेता की पार्टी देश के लिए हानिकारक बनती है, तो जब पार्टी देश से ऊपर खुद को रखती है तो वो हानिकारक है। जब जनता की आवाज को दबाया जाता है तो वो हानिकारक है। जब जाति, धर्म और नफरत की राजनीति की जाती है तो वो हानिकारक है। जब भ्रष्टाचार और पक्षपात को बढ़ावा दिया जाए तो वो हानिकारक है। देश की संस्थाएं, न्यायपालिका, मीडिया पार्टी के नियंत्रण में रहे तो ये हानिकारक। लेकिन पार्टी देश हित में भी काम कर सकती है अगर उसकी नीतियां जनकल्याण, विकास पर आधारित हों। वही सर्व धर्म, जाति और वर्गों को समान मानकर नीतियां बनाए तो ये एक मतलब पार्टी अच्छा काम भी कर सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन दे, विपक्ष और जनता की राय का सम्मान करे, है ना। तो जैसे दीर्घकालीन हितों जैसे शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान दे। निष्कर्ष यह है कि नेता की पार्टी के लिए सब कुछ तब तक उपयोगी है जब तक वे राष्ट्र हित में काम करती है। नेता की पार्टी तब तक उपयोगी है जब तक वो राष्ट्र हित में काम करती है, लेकिन वही पार्टी देश के लिए हानिकारक जब बन जाती है जब वो पार्टी हित को राष्ट्र हित से ऊपर रखती है। अगर कोई पार्टी अपने को राष्ट्र हित और जनता से ऊपर रख के काम कर रही है तो वो हानिकारक है, और अगर वो देश को आगे रख के काम कर रही है तो वो हानिकारक नहीं है, चाहे वो एक नेता की पार्टी हो चाहे कोई सी पार्टी हो। अब इसका उदाहरण भी दे देते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी पार्टी है देश की, इस पे कई बार सवाल भी उठता है, इसी को ले लेते हैं। सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं पहले। सकारात्मक पक्ष में जैसे देश हित के लिए काम, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई इन्होंने, ये बात सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया। नेहरू, गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र नेता कांग्रेस से जुड़े थे। संविधान और लोकतंत्र की नींव रखी। आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत का संविधान लागू किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की। औद्योगिक और शिक्षा का विकास किया। शुरुआती दशकों में भारी उद्योग, IIT, IIM, इसरो जैसी संस्थानों की स्थापना की। हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया, जैसे धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय की नीति अपनाई और विभिन्न समुदायों में संतुलन बनाया। अब नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं इसी पार्टी की, जहां आलोचना भी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगे। लंबे समय तक सत्ता में रहने से कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, घोटालों, परिवारवाद और एक ही परिवार का प्रभुत्व के आरोप लगे। नीतियां सुस्थिति। 1980 के बाद आर्थिक और प्रशासनिक निर्णयों में
देर से कार्रवाई के कारण विकास की गति धीमी रही। ये एक नकारात्मक पक्षतायन का आपातकाल 1975 से 77 के बीच कांग्रेस शासन का सबसे बड़ा विवादास्पद समय रहा, जो लोकतांत्रिक अधिकार सीमित कर दिए गए थे। और वोट बैंक की राजनीति कभी कभी धार्मिक और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखे लिए फैसले लिए जो विभाजन की राजनीति के आरोप भी लगे। निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई, लेकिन समय के साथ साथ नैतिक कमजोरियां, भ्रष्टाचार, परिवारवाद ढांचा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। इसलिए कहना उचित होगा कि कांग्रेस देश के लिए हानिकारक तब बनी जब उसने राष्ट्र हित में ज्यादा पार्टीवाद को प्राथमिकता दी, लेकिन उसके कई योगदान देश के इतिहास में अहम भी है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब ये सारांश ये है कि इसी तरीके के बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश में जो काम कर रही हैं, जैसे अभी प्रेजेंट में बीजेपी भी है, तो इनके बहुत सारे सकारात्मक भी काम है और नकारात्मक भी पक्ष हैं। अब जो देश हित के लिए ज्यादा काम कर रहा है, मान लो वो पार्टी जनता के हिसाब और देश के इसके लिए, मेन ये है कहने का अर्थ कि मेन उद्देश्य यह है कि देश सर्वोपरि है, ना तो कोई नेता प्रिय और ना ही पार्टी। देश और जनता सर्वोपरि है, उन्होंने ही इसको चुना। एक पार्टी को यार सत्ता में बैठाने का काम हमने वोट बैंक के थ्रू करा, अब वो सत्ता में आ गए, अब उनको ये चलाना है, उनको हमें क्या देना है, सरकार को हमें हमारे लिए कानून बनाना है, सारी व्यवस्थाएं सही करनी है। और अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्माण सही से नहीं करते तो फिर वो गलत करते हैं। जैसे एक दो उदाहरण भी देना चाहूंगा। अब कैसे आज ही का दे लेते हैं, चलो आज एक उदाहरण लेते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि बिजली का जो मीटर का जो कनेक्शन है वो महंगा होने जा रहा है। मानो जैसे 1000 का था, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे अभी रेट का पूरा कंफर्मेशन नहीं, कि वो मानो 1000 था और वो 3000 होता है, तो 3000 हो रहा है और एक तरफ हमारा कंपेन चल रहा है कि भाई जीएसटी कम हो रहा है, रेट कम हो रहा है, उत्सव मना रहे हैं हम लोग। तो ये जनता के लिए उत्सव भी हो सकता है और जनता के मन में ये भी हो सकता है कि ये क्या कर रहा है। और दूसरा उदाहरण मैं सोने का देना चाहूंगा कि सोना तो सभी के लिए जरूरी है, गरीब और अमीर सबको चाहिए। और मेरे ख्याल में ऐसी कोई महिला नहीं है जो सोना और चांदी को पसंद ना करती हो, लेकिन सोने के दाम आज कहाँ जा रहे हैं, किसी से छुपा नहीं। आज 1,30,000। शॉर्ट करिएगा। बस खत्म कर रहा हूँ भाई साहब, बस खत्म नहीं कर रहा हूँ मैं निष्कर्ष पे, मैं मतलब एक निष्कर्ष उदाहरण इसलिए देता हूँ लास्ट में ताकि उसको समझने में आसानी रहती। तो सोने से मैंने एक उदाहरण इसलिए कर रहा हूँ, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज करने का मेरा उद्देश्य नहीं रहता। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि भाई हम लोग समझे कि विकृतियां कहाँ हो रही हैं। भाई जनता ही तो सेलेक्ट कर रही है ना किसी को, तो हमें कैसे लोगों को चुनना है, ये मेन मुद्दा है। और कैसी मतलब कोई हमें बेवकूफ ना बना पाए, ऐसा भी ना हो कि हमें धर्म के नाम पे या विकास के नाम पे, भाई सारे लोग आते हैं जब पार्टी इलेक्शन होता है तो वो कहते हैं हम ये कर देंगे, शिक्षा के लिए ये कर देंगे, रोजगार के लिए ये कर देंगे, लेकिन लास्ट में नहीं करते। तो हमें कहीं ना कहीं एनालाइज तो करना पड़ेगा ना, तो वो उदाहरण के बिना तो संभव नहीं है। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे सोने का उदाहरण है। सोना आज के टाइम में 31 का हो रहा है, तो सोने की क्या खुदान कम हो रही है या कुछ ऐसा हो गया है कि शॉर्टेज हो गई बहुत बड़ी। कुछ लोग तो बिस्कुट के रूप में रख रहे होंगे और कुछ लोग अपने लड़की को नहीं दे पा रहे, तो ये तो जनता का हित हुआ नहीं, ये तो अपना निर्वाह नहीं कर रहा। इसका मतलब कोई ना कोई, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायक हो, है ना, तो न्यायपालिका तो उसमें उसका रोल है नहीं, तो दोनों ही अपने कर्तव्य पालन नहीं कर रहे, इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है। तो जनता के हित की और ना देश की, और जब जनता के हित नहीं हो रहा तो देश का भी हित नहीं हो रहा। तो ये जो है, मेरा बस इतना ही कहना था, हमें ध्यान देना चाहिए और आगे देश के हित में और जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। नमो नमः। थोड़ा सा मैं बता दूं ब्रजेश जी आपको। जी बाबा जी, आप बताइए। पहली बात तो ये है कि कल ज्ञानेंद्र जी ने संविधान सभा की आवश्यकता और रूपरेखा आपके सामने रखी थी। अगर उस विषय में कोई बात आप लोगों को पूछना हो तो अपने दिमाग में कोई बात आई हो तो आप अभी पूछ लीजिएगा। नहीं, देखिए, ये संविधान सभा के लिए हम लोगों को जो भी सदस्यता करनी है, टीम बनानी है, तो वो आप लोगों के माध्यम से ही बनेगी।
आप लोग अपने हिसाब से दो दो चार चार लोगों को जोड़ेंगे तो हम लोगों की संख्या हो जाएगी। मुख्य उनको करना ये है कि हर 3 महीने में एक बैठक होगी और उस बैठक में किसी संवैधानिक विषय पर चर्चा होगी। यहाँ जो हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा कार्यक्रम है, ये पूरा सामाजिक विषय है हर तरह का, लेकिन उसमें केवल संवैधानिक विषय पर चर्चा होगी और साथ में जो भी चर्चा होगी उसमें फिर यह भी सुझाव रखा जाएगा कि संविधान में ये संशोधन किया जाए, ये लाइन जोड़ी जाए, घटाई जाए। केवल चर्चा नहीं होगी उसमें। तो एक कल्पना दिमाग में पैदा होगी कि संविधान ऐसा होना चाहिए। तो इस दिशा में अगर आप लोगों को कोई प्रश्न करना हो तो आप कर लीजिए अभी। तब तक मैं 5 मिनट में अपनी बात रख देता हूं, फिर आपको प्रश्न करने की बात आ जाएगी। तो एक बात तो ये आई है अभी कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति होती जा रही है। व्यक्ति केंद्रित तो एक तरह से हिंदुओं का स्वभाव ही रहा है, व्यक्ति केंद्रित। पुराने जमाने में भी, स्वतंत्रता के पहले भी, जो राजा थे वो 80 वर्ष बीतने के बाद भी उनके नाती पोते तक की भी वही इज्जत है। थोड़ी थोड़ी घट रही है, एक अलग बात है, लेकिन आज भी इज्जत है। इसका मतलब कि हम व्यक्ति पूजक ही रहे हैं। धार्मिक मामलों में भी हम लगभग व्यक्ति पूजक ही हैं। ये मोटी मोटी बात है। दूसरा कोटेशन है कि जैसे लुटेरे अगर आपको आपका लूट लिए तो लूटने के बाद में उनके बीच आपस में टकराव होता ही है। तो लोकतंत्र के नाम पर विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों ने मिलकर समाज को गुलाम बना लिया, खुद सर्वशक्तिमान हो गए। लेकिन अब तीनों में लड़ाई तो होना जरूरी है, क्योंकि लूट का माल एक आदमी कैसे बचाएगा। आज जो न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो टकराव दिख रहा है, वह टकराव इसी कारण से है कि विभाजन, लूट के माल में बंटवारा ठीक नहीं हो रहा है। इतनी इतनी सी बात है। फिर तीसरी बात यह है कि लोकतंत्र को तानाशाही का विकल्प मान लिया गया। ठीक है, तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र अच्छा भी है, मैं भी मानता हूं। लेकिन लोकतंत्र में भी आगे कुछ सुधार होना चाहिए। अगर लोकतंत्र उसी तरह रह जाएगा तो जैसा अभी दुनिया में हो रहा है कि तानाशाही और लोकतंत्र इसी के बीच में चल रहा है, तो आप तानाशाही को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र कोई बहुत अच्छी व्यवस्था तो है नहीं, तानाशाही से कम बुरी है। बस इतनी ही बात है। आप एक बात सोचिए कि अमेरिका में अभी ट्रंप का जब भाषण हो रहा था कल, तो वहां 2 सांसद ट्रंप का विरोध करने के लिए खड़े हो गए। दोनों कम्युनिस्ट थे। इसका मतलब
अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में भी अभी साम्यवाद को वैचारिक धरातल पर हराया नहीं जा सका है, समाप्त नहीं किया जा सका है, अमेरिका जैसे देश में भी। इसलिए लोकतंत्र के उम्मीद पर आप तानाशाही को कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप तानाशाही को समाप्त करना चाहते हैं कि वो खतरा न रहे, तो आपको लोक स्वराज्य की दिशा में ही जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ये मोटी मोटी बात समझने की है कि अब लोकतंत्र से हम लोक स्वराज्य की दिशा में सोचना शुरू करें। इसी हिसाब से हम लोगों ने ये संविधान सभा का भी एक प्रारूप बनाया है कि हम धीरे धीरे इन विषयों पर आपस में तो चर्चा करें। अगर हम लोग आपस में चर्चा शुरू कर देंगे तो अवश्य समाज के बीच भी ये चर्चा जाएगी। फिर एक बात ये आई है कि जब लोकतंत्र विकृत होता है तो लोकहित की बात नहीं करता, लोकप्रियता की बात करता है, क्योंकि मतदान पर आधारित है। आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव आप तभी लड़ पाएंगे जब लोकप्रिय होंगे। तो लोकप्रिय होने के लिए अभी तानाशाही जब होती है तो लोकहित की बात होती है, लेकिन लोकतंत्र में लोकप्रियता की बात अधिक होती है। ये एक इसमें बुराई है, लेकिन लोक स्वराज्य प्रणाली में ये बुराई नहीं आएगी। इसको हम लोग बदल देंगे, पूरा सिस्टम ही बदल देंगे। बाकी एक मामला है कि जो हम जिनको पावर दे रहे हैं वह पावर वास्तव में हमारी अमानत है। वे लोग उसको शक्ति मान रहे हैं, जनता की अमानत कहते हैं। सब नेता कहते हैं सिर झुकाएंगे संसद के सामने और जनता जनता मालिक है, फलाना ढिकाना सब, लेकिन वो अपने को शासक मानते हैं, गवर्नमेंट मानते हैं अपने को। तो अगर कोई एक अपने को शासक मानता है तो स्वाभाविक है कि दूसरा शासित है। तो आम जनता शासित है और वे शासक हैं। तो शासक अगर कोई है तो फिर तो हमारी अमानत कहाँ मान रहा है। जबकि लोकतंत्र में जो सत्ता होती है वो अमानत होती है जनता की। ये मैंने आपको शॉर्ट में पांचों मुद्दों पर बताया है। अब आप कल वाली चर्चा पर कोई बात आप पूछना कहना चाहें तो बताइए, किसी को भी। हेलो। हाँ बताइए। जी बताइए नरेंद्र जी। हाँ बाबा जी, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था और एक कोई मेरा सजेशन भी था। प्रश्न ये है मेरा कि जैसे लोक स्वराज में आप ये कह रहे हैं कि संविधान में मतलब क्या संशोधन के लिए आप चर्चा करना मतलब वो बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आर्मी के हैं एक पद दिया जाता है, जैसे जनरल का पद है आर्मी ऑफिसर में। तो जनरल पद है वो 1 साल या 2 साल के लिए रहता है और वो हट जाता है और उसके बाद में दूसरा बंदा आ जाता है और वो उसको उसे वो ड्यूटी अपनी मतलब ईमानदारी से निभाता है, तब उसे वो सारी फैसिलिटी मिलती है। अब मैं आ जाता हूँ अपने देश पे। देश में जैसे प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री का पद है या मतलब और मंत्रियों का पद है, इनका भी टाइम जैसे अभी हमने 5 साल सेलेक्ट करके रखा है।
लेकिन इनको उसके बाद में दोबारा चुनने का जो अधिकार मिलता है, यहीं से मुझे लगता है करप्शन होता है। जो संशोधन में सबसे पहला संविधान में जो चेंज आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई आप देश की सेवा के लिए आए हो, देश हित के लिए आए हो, देश सर्वोपरि और जनता सर्वोपरि के लिए आ रहे हो। तो ये मेरा दूसरा मतलब इसी में सजेशन भी है कि इसमें टाइम बॉन्ड होना चाहिए, और टाइम बॉन्ड में अगर सही से काम करा तो वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो इस पद पे रह के मिलनी चाहिए। अगर वो उन्होंने सही से काम नहीं करा तो लोग सही से काम भी करेंगे, टाइम बॉन्ड होगा तो दूसरों का। और ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा देश चलाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आज तक सेनाओं के सारे अध्यक्ष, जयेश आजाद हुआ कोई और था, उसके बाद कोई और हुआ, 62 के युद्ध में और था, 72 के युद्ध में और था, अपने अभी इस युद्ध में कोई और है। तो इसी तरीके से ठीक है, प्रधानमंत्री भी कोई और हो सकता है ना। तो ये मेरा सजेशन था, ये मुझे लगता है कि उसमें चलिए, लेना चाहिए, है ना। और हाँ एक ठीक है, मतलब प्रश्न प्रश्न यही था कि बाबा जी ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ बस ठीक है, लोगों मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि जो लोग इसके सदस्य बनेंगे संविधान सभा के, वे लोग बैठकर आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। इसका मतलब यह है कि संविधान सभा को हम लोग डिक्टेट नहीं करेंगे। संविधान सभा अपनी कार्य प्रणाली तय करने के लिए स्वतंत्र होगी। तो संविधान सभा तय करेगी कि हमको किस प्रकार से करना है। उसमें भाई हम ही लोग तो रहेंगे, हम आप सब लोग वहीं बैठ करके तय करेंगे। तो ये कौन सा डेट ज्ञानेंद्र जी रखा है आपने अगला मीटिंग? नवंबर में? 26 नवंबर। 20 नवंबर अच्छा, बाबा। हाँ, तो नवंबर में पहली मीटिंग हम लोगों ने रखी है, और हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग मीटिंग के पहले 50 सदस्य हो जाए, ये लक्ष्य है। तो सब लोग जल्दी से कुछ सदस्य उसके बनाइए कि जिससे हम लोगों की पहली मीटिंग ठीक ठाक हो जाए। और बताइए प्रश्न, अगर अगर कोई नरेंद्र जी का भी फिर से प्रश्न हो तो और कर लीजिएगा। बाबा जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मैंने आपको सजेशन दिया, जैसे मानो ये वाला दिया था, इसी में मैं प्रश्न नहीं, मैं मतलब सजेशन जो दिया, ये मेरा सही सजेशन था या मेरा मतलब गलत सोचना था? मैं आपसे बस ये वो पूछना ये चाह रहा, जो यही प्रश्न। जो भी सजेशन देंगे वो तो वही सदस्य लोग देंगे, अच्छा, और उसका निर्णय वही 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 लोग बैठकर करेंगे। समझ गया बाबा जी, समझ गया। सारा निर्णय वो वही लोग, वही कमेटी होगी, हम्म, वही सब कुछ होगा। अच्छा। उसमें मतलब हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं हमारे, स्वतंत्र स्वतंत्रता देंगे पूरा। नहीं नहीं बाबा जी, हमारे सजेशन जा सकते हैं वहां तक, नहीं ये पूछ रहा था मैं। हाँ हाँ, दे सकते हैं। हाँ यही पूछ रहा था बाबा जी। ठीक है, ठीक। आप तो सदस्य रहेंगे, सजेशन देने का क्या है, आपको तो पूरा अधिकार रहेगा। चलिए बाबा धन्यवाद। और कोई बात बताइए किसी को, आप सबको, ज्ञानेंद्र जी। हाँ ज्ञानेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि जो लोग एक हफ्ते के अंदर नहीं नाम देते हैं उनको आप फोन करके पूछिएगा कि भाई आप और नाम बताइए। जी जी और जी सब लोगों को आप एक हफ्ते बाद फोन कर करके और जी सबको जोड़ लीजिएगा। जी जी। ठीक है बाबा। और ठीक है। अच्छा, और सबसे सबसे आप निवेदन करिएगा कि आप 2 4 5 जो भी इसके लिए, संविधान सभा के लिए, भाई 3 महीने में एक बार बैठना है, और कम से कम साल में एक बार जरूर बैठे। बस इतना ही तो है, बाकी तो और उसमें कुछ है नहीं। ये मोटी मोटी बात इतनी ही है उसकी।
और किसी को कोई बात पूछनी हो तो बताइए, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। कोई बात ब्रजेश जी को? बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, और किसी को अगर संविधान सभा वाले में कुछ पूछना हो तो? बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, लोकतंत्र में जैसा हमने कहा कि जो तंत्र है वह शासक की भूमिका में है, तो हम लोग शासित हो गए। तो वो शासक जो है वो व्यक्ति का है कि समाज का है? देखिए, आदर्श स्थिति में जी। हर व्यक्ति शासित होता है और तंत्र शासक होता है। हर व्यक्ति, और जब व्यक्ति समूह बन जाता है तो व्यक्ति समूह मालिक हो जाता है और तंत्र मैनेजर हो जाता है। दिक्कत ये आ रही है कि वर्तमान समय में तंत्र व्यक्ति समूह के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहा है। जैसे हमारे परिवार में 15 लोग हैं और 15 लोगों ने एक मुखिया चुना, तो मुखिया हर 15 व्यक्ति को आदेश दे सकता है, इंडिविजुअल, सबको मानना होगा, क्योंकि वह शासक है और हम शासित हैं, सभी 15 लोग। लेकिन जब 15 लोग इकट्ठे होंगे तो 15 लोगों की बात मुखिया को माननी होगी। ये दोनों अलग अलग भूमिकाएं हो गई। वही 15 लोग जब एक साथ बैठे, ये 15 लोग मालिक हो गए, मुखिया मैनेजर हो गया। और जब ये 15 लोग अलग अलग हैं बैठे, तो मुखिया गवर्नमेंट हो गया और ये सब शासित हो गए। जैसे एक कलेक्टर के सामने हम जाते हैं तो कलेक्टर हमारा लड़का है, लेकिन हम कलेक्टर के सामने तो खड़े ही होंगे, खड़े होकर के ही उनकी बात करेंगे, उनसे हम सम्मान से ही बात करेंगे। वही कलेक्टर जब हमारे घर में आएगा तो हम कुर्सी पर रहेंगे, वो जमीन पर रहेगा, हम उसको डांट भी सकते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा हमारे सामने। तो अलग अलग भूमिकाएं हैं, इन दोनों भूमिकाओं को समझना चाहिए। बाबा जी इसका अर्थ यह है, चाहे लोकतंत्र है या फिर लोक स्वराज्य है, व्यक्ति और राज्य का संबंध जो है वह शासक और शासित का ही है। हाँ, ठीक है। जी। व्यक्ति और तंत्र का संबंध जी। और समाज और तंत्र का संबंध। समाज मालिक है, तंत्र मैनेजर है। दिक्कत ये आ रही है सबसे बड़ी कि तंत्र समाज के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहा है। वो तो मान रहा है कि समाज नामक कोई चीज नहीं है। जी बाबा जी। कोई और साथी बताएं। हाँ, बताइए और कोई। ठीक है, आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइए। जी। मंगला प्रसाद जी कुछ कह रहे थे। हाँ, हाँ, नमो नमः। बताइए। जी बताइए नमो आदरणीय। नमः। अभी जो चर्चा हो रही थी लोकतंत्र को लेकर के 30-40 सालों में, 40 सालों में तंत्र, लोकतंत्र का जो तंत्र है वो समाप्त हो गया, व्यक्ति का तंत्र बन गया। ये कहिए 30-40 सालों में क्या, या पूरे स्वतंत्रता के बाद 78 सालों से लेकर के अब तक भरे में
लोकतंत्र के तंत्र को कमजोर किया गया, व्यक्ति के तंत्र को स्थापित किया गया। हमारी जहाँ चर्चा हो रही थी तो राहुल या मोदी पर ऐसे कुछ बात हो रहा था। हमने कहा हमें राहुल या मोदी, हमें पार्टी से कोई समस्या नहीं, कांग्रेस भी अच्छी है, भाजपा भी अच्छी है, लेकिन उसका जो मुख्य चेहरा है वो बदलता रहना चाहिए। क्योंकि जब वो बदलता रहेगा तो उसका व्यक्तिगत तंत्र जो है कि व्यवस्थित नहीं होते। जब पीढ़ी दर पीढ़ी जब वह चलने लगता है तो व्यक्तिगत तंत्र उसका स्थापित होता है, उसके अपने परिचित के माध्यम से, उसके रिश्तेदार के माध्यम से, उसके जात के माध्यम से, उसके अपने सर्किल के माध्यम से पूरा उसका एक तंत्र विकसित हो जाता है। वह तंत्र ही जो है कि सरकार का सलाहकार हो जाता है। आज जो स्थिति है यही है। अब जो है कि रही बात भाजपा की, तो भाजपा में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि समसेवक संघ जैसा संगठन है और भाजपा अपनी पार्टी है, तो एक दूसरे का जो है कि तंत्र उसमें चल रहा है। लेकिन समस्या यह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, पारिवारिक पार्टियों उसका गठबंधन होना ही है। और जो पार्टी जो है कि आंतरिक लोकतंत्र वाला है उसका तंत्र नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहां पर नेता का अपना व्यक्तिगत तंत्र होता है। जहां और जो गठबंधन वाली पार्टी होती है वह अपना तंत्र जो है अपने से बड़ी पार्टियों में डाल देती है। कारण है कि अपने कुछ नेता उसमें डालती है समझौते के आधार पर, वहां से उसका अपना तंत्र विकसित होता है। वो अपने शासन में, व्यवस्था में जो है कि उसका एक हस्तक्षेप बनता जाता है। छोटी छोटी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी या जो है कि हम पार्टी है, छोटी जो 5-6 सीट है, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इनका भी तंत्र सरकार में चलता है। क्योंकि यदि हमारे पास 99 रुपए है और 1 रुपए से हम जो है कि हम कम पड़ जा रहे हैं, तो 1 रुपया जो है कि 99 रुपए के बराबर हो जाता है। उस 1 रुपए के लेने के लिए हम जो है कि अपने 100 रुपए में उसका जो है बराबरी का हिस्सा दे देते हैं। तो मूलतः पार्टी तंत्र में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पार्टियां चली आ रही हैं, पार्टी का जो अध्यक्ष होता है तो उसमें पार्टियों में आंतरिक चुनाव नहीं होता है। तो जो व्यक्ति का तंत्र विकसित हो रहा है वह धीरे धीरे प्रशासन को, समाज को और सारी व्यवस्था को वह जो है कि अपने तंत्र में लेते जा रहा है। जैसे माफिया तंत्र एक समय बहुत ज्यादा विकसित हो गया था और माफिया तंत्र और राजनीतिक तंत्र से सीधे संबंध हो गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो है कि एक तंत्र खत्म हुआ। एक समय आतंकवादियों का तंत्र विकसित हुआ, उसको जो है कि खत्म किया गया। लेकिन जो पार्टी में जो व्यक्ति का तंत्र होता है और उससे जो है कि जो व्यक्ति का तंत्र जो है कि पूरी व्यवस्था में फैलने लगता है, यह बहुत बड़ी जो है कि हानिकारक व्यवस्था है। हम जो है कि विपक्ष को नहीं बदल सकते, सत्ता पक्ष को बदल सकते हैं, यह तो है ठीक। लेकिन हम विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष में अपना तंत्र स्थापित कर सकता है अपने छोटे से जो है कि एजेंडे के, प्रोपेगेंडे के आधार पर, और वह सरकार को दिशा देने लगता है और सरकार को बाध्य होकर के उन दिशा में जाना पड़ता है। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं कि अर्जेंटीना जो है कि एक समय बहुत विकसित देश था, 50-60 के बीच में अर्थव्यवस्था से विश्व का सबसे मजबूत देश था। लेकिन लोकप्रियता के आधार पर वहां सरकार बनी, आज से 65 साल हो गया, वहां की इतनी बदहाली हो गई, इतनी बदहाली हो गई, आज सबसे गरीब, दुनिया के सबसे गरीब देशों में, सबसे अधिक मुद्रास्फीति, सबसे बेरोजगार देशों में अर्जेंटीना का नाम आता था, अर्जेंटीना का नाम आता है। क्योंकि जब वहां का अर्थव्यवस्था फेल हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था कनाडा, ब्राजील, अमेरिका ने जो है कि हथिया लिया। अब वह उस व्यवस्था में पुनः आना चाहता है नेतृत्व सुधार करके, या जो है कि व्यवस्था, वो भी संभव नहीं रह गया। क्योंकि जो तंत्र होता है वो समाप्त नहीं होता है, तंत्र अपना जो है कि बना रहता है। तो लेकिन यहाँ पर पार्टी कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे मायावती हो, चाहे बहुजन समाज, चाहे भाजपा और कांग्रेस हो,
लेकिन जो उसमें जो व्यक्ति होता है उसका तंत्र जो है कि स्थापित नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे मोदी है, अब मोदी का पारिवारिक पृष्ठभूमि है नहीं, इसलिए उनका तंत्र तो स्थापित हो नहीं पाएगा। हो सकता है अपने जो है कि मित्र व्यवस्था में या कुछ ऐसे व्यक्ति के प्रभाव जिनका तंत्र उनके पार्टी में चलता हो, वैसे योगी भी माना जा सकता है, क्योंकि वो भी कहीं अंतर से आए, लेकिन इनका अपना पहले का तंत्र है, उसे जो है कि पार्टी में एक व्यवस्था बन रही होगी। लेकिन लंबे समय तक कोई नेता यदि पार्टी में रहता है तो उसका तंत्र बढ़ने लगता है। हमने ख्याल से कोई भी ने जैसे अमेरिका में कि 8 साल बाद जो है कि दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है राष्ट्रपति, ऐसा होना चाहिए। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन नेता स्थिर नहीं होना चाहिए, नेता वही नहीं चलना चाहिए। यदि नेता आदि आदि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का चलने लगा तो निश्चित ही जो है पूरे व्यवस्था तंत्र में आज जो है कि कांग्रेस का पूरा तंत्र पूरे भारतवर्ष में, भले ही भाजपा आदि सत्ता में है, हम मान सकते हैं भाजपा केवल सत्ता में है, लेकिन अभी भी पूरा का पूरा तंत्र कांग्रेस के ही हाथ में, क्योंकि जो है कि जो 50 60 70 सालों में जो तंत्र फैलाया वो समाप्त नहीं हो जाएगा इतना जल्दी, तो एक लंबा समय लगेगा। और हमें जो जातिवादी पार्टियां हैं, जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जब तक हम इसका विकल्प नहीं चुनेंगे, और इस तंत्र का, इसीलिए मैं कहता हूं इस तंत्र को जो है कि यदि हटाना असंभव लगता है, और कभी कभी लगता है कि संविधान सभा लोक स्वराज की बात कल्पना जैसे लगती है लागू होगी कि नहीं लागू होगी, लेकिन अर्जेंटीना वाली स्थिति आ गई तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था जो डिजिटल और जो है आज आधुनिक व्यवस्था में, यदि एक बार जो है कि विश्व में यदि लोग दूसरे लोग हथियार लगे तो हजारों साल लगेंगे जो है कि आज अपनी व्यवस्था मानने के लिए। क्योंकि भारत जब जो है कि बौद्ध इस्लामिक प्रभाव में आया था, उसकी जो है कि जो व्यवस्था खत्म हुई अर्थ की, आज हजारों साल बीतने के बाद वो अपनी अर्थव्यवस्था में नहीं लौट पाया है सोने की चिड़िया। लेकिन अर्थव्यवस्था हमारी सुधरी है, सभ्यता भी सुधरी है, लेकिन जैसे ही यह लोकतंत्र या स्थिति को खराब करता है, लोकप्रियता के आधार सत्ता पाने के लिए जो तंत्र लगे हुए हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए तंत्र, सत्ता संभालने के लिए तंत्र काम कर रहा है, सत्ता पाने के लिए, और सत्ता पाने के लिए और सत्ता संभालने के लिए हम ऐसे समझौते कर सकते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर सकता है। एक बार समाप्त होगी तो शायद जो है हजारों साल बाद क्यों ना वह स्थिति में आएंगे हम। जैसे आज वेनेजुला का जो स्थिति है, वेनेजुला विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन वाला देश है, लेकिन वह कम्युनिस्ट शासन की वजह से समाप्त हो गया। और रूस, सोवियत संघ विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हुआ, एक बार उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हुई, आज जो है कि कितने सालों संघर्ष कर रहा है नाटो से, अमेरिका से, लेकिन अपनी स्थिति को बना नहीं पा रहा। एक बार जब फिर अब ब्रिटेन एक बार खत्म हुआ, आज जो है कितने समय बाद भी वो अपनी व्यवस्था में नहीं आ पाया। जो एक बार यदि डाउन पड़ जाता है, दोबारा वो अपनी व्यवस्था में आने में हजारों साल लग सकते हैं, या जो है कि अनंत काल भी लग सकते हैं, ऐसा संभव नहीं। हमें बड़ा सावधान होना चाहिए। यदि हमें जरूरत समझ में आवे यदि लोकतंत्र का सही विकल्प नहीं मिलता है तो हमें सैन्य शासन का भी जो है कि अपने विकल्प में रखना चाहिए, क्योंकि हमें जो है कि हमारा जो व्यवस्था विकसित हो रहा है वह जो है कि नष्ट न होने पाए किसी हालत में, किसी शर्त में। जो आर्थिक विकास मिल रही, जो आर्थिक मजबूती मिल रही, जो व्यापार हमारा तकनीकी डेवलपमेंट मिल रहा है, वो किसी भी तरह से वह जो है कि खतरे में और संकट में पुनः न चले जाए। इसके लिए यदि हम कोई संभावित व्यवस्था को अपनाना चाहें तो अपनाने के लिए में अपने विकल्पों के द्वार खुले रखने चाहिए। मैं लोकतंत्र का भी समर्थक हूँ, लोक स्वराज का समर्थक हूँ, लेकिन वह सिर्फ वर्तमान में लोकतंत्र ही नहीं है तो लोक स्वराज की बात नहीं, इसमें लोकतंत्र की बात करना ही कल्पना हो गई। तो हमें यह विकल्प लेकर चलना चाहिए। इसी इसी बात में अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मंगला प्रसाद जी। बाकी के साथी बताएं। हेलो जी बताइए आदरणीय, बताइए काफी बबलू। काफी अच्छा चर्चा चल रहा था, मगर हम जब देखते हैं कि चाहे व्यक्तिवादी पार्टी हो या संगठनवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या किसी का नाम लिए बगैर भी, मगर वोटिंग तो जनता ही करती है। अगर कोई पारिवारिक पार्टी आ रही है, वो चाहे भाजपा की हो, चाहे आपके अखिलेश यादव की पार्टी हो या मुलायम
अरे क्या नाम है इनका, लालू यादव की, तेजस्वी यादव पार्टी। तो चुनती तो जनता ही है इनको, जनता इनको नकार दे, परिवारवाद स्वयं समाप्त हो जाएंगे। मगर जब जनता ही जो है, जनता लाभ पे चल जा रही है, हमें चावल मिलेगा, मुफ्त के राशन मिलेंगे, किसान है तो इनको एक्स्ट्रा मूल्य मिलेगा या प्रोत्साहन मिलेंगे। तो जब लाभ के इच्छा से अगर मतदान करेंगे जनता, तो फिर जो पार्टियां हैं वो कैसे इस प्रकार से नियम बनाएंगे? फिर तो वो तो चाहेंगे कि जनता जो चाह रही है हम उसको दे जनता को, क्योंकि उनको फिर 5 साल में जनता के पास आना है। तो अच्छी नीतियां बनेंगी कहां से? क्योंकि हम 10-20 लोग या समाज में, या 100 लोग, 50 लोग, या 500 लोग, या 1000 लोग के चाहने से कुछ तो परिवर्तन होगा नहीं जब तक जनता नहीं चाहेगी। और जनता चाहेगी उनको, जनता का अधिकांश की मनोदशा ये है कि भैया जो हमें लाभ देगा हम उसको वोटिंग करेंगे और उसकी हम सत्ता बैठाएंगे। जिसकी परिणति अभी शायद हम ध्यान नहीं आ रहा है, पलामू झारखंड को एगो था, जेल में बंद थे अपराधी, जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़े, जीत गए। एक दफा उधर हरियाणा या पंजाब तरफ भी कोई था, वो भी जीत गए थे जेल में रहते हुए भी। क्रिमिनल माइंड के लोग जब जेल में जो सजा आता है वो भी जीत जा रहे हैं। तो जनता ही तो वोट दे रही है, ऐसा थोड़ी जेल में बंद वो अपने ही वोट दे दिए अपने जीत गए। तो समझना तो जनता को पड़ेगा, और जनता समझने को तैयार नहीं हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि लोकतंत्र से जो सिस्टम विकृत है इसको जो है हम मतलब जनता का तंत्र ला दें। और जनता खुद भरोसे है, वो छोटे छोटे योजनाओं पे ध्यान दे रही है, विस्तृत योजना जनता के पास ही नहीं है और न पहुंचाने वाले लोग हैं। जब तक जनता को ये समझ में ना आए कि जो मुफ्त की चीजें हैं छोड़ करके देश हित के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जब जनता देश हित पर सोचने लगेगी तो नेता अपने आप सुधर जाएंगे, उनको सुधरना पड़ेगा। धन्यवाद। जी ठीक बात है। उसी जनता को सुधारने के लिए हम लोग जो है जन जागृति और ये काम कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने ऐसा उलझा करके रखा हुआ है कि वहां से कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। धीरे धीरे जन जागृति होगी, समझदार लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो ये व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। और हमें 100-140 करोड़ लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर 1-2% लोग भी सहमत हो जाते हैं, 1% भी, तो व्यवस्था परिवर्तन में इतने ही लोग सहभागी होते हैं। बाकी कोई साथी अगर बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपको कोई विषय पे रखना है या फिर कोई और साथी रखना चाहें? विजय जी संजय अगर कुमार चाहेंगे तो मैं, अच्छा बोलना चाहें? कोई और बोलना चाहे तो बोल सकता है। मैं बोलना चाह रहा था वैसे। अभी रुक जाइए नरेंद्र जी ना। संजय कुमार तिवारी जी अगर कुछ कहना चाहें, या फिर कोई राम जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी बताइए, अगर कुछ बात है तो शॉर्ट में रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लिमिटेड। 2-3 बातें थी। जैसे जनता के हित की बात कर रहे हैं हम, है ना। और हमारा ध्येय जो है, हमें पार्टी कोई भी हिलगा ना पाए। मेन है कि जनता का हित हो और देश का हित हो। देश सर्वोपरि और जनता सर्वोपरि, ये हमारा मेन, हर का यही मोटो है लोकतंत्र का। लेकिन लोकतंत्र में हो क्या रहा है कि पार्टी वाले या कोई भी दूसरी, सभी पार्टी है उसमें, कोई भी हो सकती है, समाजवादी भी हो सकती है, अभी बिहार में जैसे तेजस्वी की पार्टी भी हो सकती है, मायावती की पार्टी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, सब लोहा में वादे करते हैं। अब आते हैं हम लोग, जैसे एक दो चर्चा में ये भी बहुत उठता है, मैंने देखा कि एक पार्टी होती है वो जो मतलब परिवारवाद, और दूसरा पार्टी क्या, एक वैसा। तो अब विजय जी, मैं अभी से कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम एक बंदा जो है 20 साल तक एक पद पे रहता है, नेता, वो समाज सेवी पद पे रहना चाहिए। जो यही बात मैं बाबा जी से पूछ रहा था कि उसमें ये प्रावधान होगा। जैसे एक पद है, जो बहुत बड़े पद होते हैं उस पर लिमिटेड ऑप्शन दिया जाता है, समाज सेवी पे खासकर, या किसी उस पे। तो ये जब हम अपना इस पे लिमिटेड पद देंगे ना, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक खत्म होगा।
हमें उस पर बात ही नहीं कर रहे हम लोग। जो मैं कहना चाह रहा था कि मानो हमने 5 साल के लिए किसी पद पे चीफ मिनिस्टर या उससे रखा, उसके बाद वो उस पद पर नहीं रहेगा, क्या हमारा देश इतना कमजोर है, इतने टैलेंटेड लोग नहीं है, कोई नेता की पार्टी में इतना बंदा ही नहीं कि दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के देश को अच्छा चला पाएगा? या हमें एक ही बंदे को बार बार चॉइस करना है कि ये नहीं, यही बंदा देश को चला सकता है? ऐसा है क्या? इस सोच से हमें ऊपर उठने की जरूरत है। जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा यही मानना है कि हमें व्यक्ति विशेष से ऊपर उठना पड़ेगा। अब रही बात जैसे परिवारवाद, परिवारवाद में तो जैसे अब फौज में कंटिन्यू लोग फौज में जाते हैं, और कई लोग देखा होगा आपने, इंजीनियर बनते हैं, कई लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कई सीए बन रहे हैं। तो वो क्या बन रहे हैं? वो काबिलियत से बन रहे हैं। उसमें हम लोग परिवारवाद दिखाते हैं। अगर जैसे एक्टर का बंदा है, अमिताभ का लड़का एक्टर बना, लेकिन वो अमिताभ के जैसे सक्सेस हो पाए? नहीं हो पाए। तो ये तो पब्लिक डिसाइड कर लेगी ना, हम क्यों इसमें कर रहे हैं कि परिवारवादी पार्टी है। लेकिन हाँ, एक पद पे अगर बंदा 20 साल 25 साल किसी भी पार्टी का बंदा रहता, तो वो हमारे लिए दुखदायी हो सकता है, क्योंकि वहां पे उसको लालच आएगा, उसे लगेगा मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जनता का मालिक हूँ, मैं ही देवता हूँ, और यह मैं ही राजा हूँ। तो ये भावना जब आती है, जब जनता ये सोच लेती है इसके सिवा हमारा भला कोई नहीं कर सकता, इस चीज से हमें उठना पड़ेगा। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। ठीक है ब्रदरी, मैं चाहूंगा किसी दिन आप इस विषय को रखें, तब एक सार्थक चर्चा इस विषय पर हो पाएगी। बिल्कुल कोई बिल्कुल। और साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है, कोई बातचीत है? 1 मिनट, हम एक बात करना चाहते हैं। बताइए, हेलो। शॉर्ट में बोलिएगा। हाँ, बहुत बहुत संक्षिप्त में। जैसे हमने लोकतंत्र में या त्याग बहुत से मॉडलों की चर्चा कर रहे हैं, हाँ, और समाज की व्यवस्था की भी चर्चा कर रहे हैं, तो हमें एक एक मॉडल और लेके क्यों नहीं चलें? क्योंकि हमें बहुत खराब स्थितियों से बचने के लिए यदि हम चाइनीज मॉडल को भी स्वीकार करें तो क्या खराब है? तो हमें सारे विकल्प खुले रखना चाहिए, क्योंकि चीन की प्रणाली इसमें बहुत सफल है। कहने का मतलब यह है। ठीक है, कोई और साथी बताएं। बबलू केसरवानी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। जी जो बताइए। अभी बात आ रही थी कि एक एक व्यक्ति लंबे अवधि का शासन जो कर रहा है, ये उचित नहीं है। मगर ये उचित है या अनुचित है, ये फैसला तो जनता करेगी, क्योंकि जनता को मत का अधिकार है। थर्ड पर्सन कैसे ठीक इसको बात है, करेगी? मैं समझता हूँ इस और पर एक चर्चा हो सकती है और पूर्ण एक बात स्वतंत्र। और मैं बहुत कंट्री में देखा हूँ, अपन रसिया देख लें, हम चाइना का उदाहरण देख लें, है ना, कि जहां जो है एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है लंबे अवधि तक, और देश काफी तरक्की कर रहा है। यानी कोई अच्छा कार्य करने वाला हो, मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव है या तेजस्वी यादव हो, यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें उसको इसलिए हटा देना चाहिए कि इसके 5 साल पूरे हो गए। अगर देश हित में समाज हित में अच्छे कार्य कर रहे हैं और जनता उन्हें चाह रही है, तो फिर ऐसा नियम क्या हो सकता है? हम भी ऐसा तो फिर है पद ठीक बात सेवा है, क्यों करना, पद से हटके भी कर सकता है ना वो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है इस पर एक चर्चा हो जाएगी। अब समाज सर्वोच्च है, समाज अगर किसी को 1000 साल भी रखना चाहे तो रखे, वो समाज निर्णय लेगा। और हम लोग इस पर एक दिन चर्चा इससे कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इसके अभी केवल एक चीज देख रहे हैं कि फायदे क्या है, नुकसान क्या है, दोनों पक्षों पर जब चर्चा होगी तब बात आएगी। जी किसी साथी का कोई प्रश्न है या कोई बात है तो बताएं। ज्ञानेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि वेबसाइट में मेंबर्स जो है वो शो नहीं कर रहा है, तो एक बार आप चेक करिएगा अगर एडमिन को शो करता है तो। विपुल जी, कल का विषय बता दीजिए। कल का विषय है 3016 से लेकर 3021। जी ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे।